चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गुड मॉर्निंग बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ ना। अब आपका एग्जाम तो आ ही चुका है। 15 फरवरी से एग्जाम होना है और अब पढ़ने का नहीं बल्कि रिवीजन का समय है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके लिए फायदेमंद होंगे। और आपका जो एग्जाम होना है बाबू, वो टोटल 500 नंबर का एग्जाम होना है। 500 नंबर में हिंदी है, आपका संस्कृत है, मैथ है, साइंस है और एसएसटी है। इन सब आपको जितनी अधिक रिवीजन कीजिएगा उतने अच्छे नंबर आएंगे आपका। और कम से कम तो आप 300 नंबर तो सोच ही रहे होंगे ताकि कम से कम फर्स्ट डिवीजन कर सके। हम अब ना अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, मन में तो हमेशा रहता है सवाल कि आखिर ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाते जो डायरेक्ट पढ़े और वही लड़ जाए। तो ऐसे कुछ होते नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट संभावनाएं बनती है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे आज से हम एसएसटी के बारे में, क्योंकि एसएसटी में आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी और पॉलिटी है। एसएसटी जो होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, एसएसटी कुल 100 नंबर का एग्जाम होगा। आपको पता है, अच्छी तरह से पता है। 100 नंबर को 2 भाग में बांट दिया गया है कि 20 नंबर जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? वो प्रैक्टिकल होगा। और ये 80 नंबर जो है ना वो आपका होगा, जिसमें आपको नंबर लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 80 नंबर का एग्जाम होना है। लिखित में एग्जाम ये होगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल, 80 नंबर लिखना है। अब ये 80 नंबर को भी ना 2 भाग में बांट के रखा है। एक नाम रख, ये 80 40 नंबर का है आपका ऑब्जेक्टिव, और 40 नंबर का जो आपको लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्जेक्टिव। ये आपको पता है अच्छी तरह से 40 ऑब्जेक्टिव है। अब ये 40 ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका, ये 40 ऑब्जेक्टिव में अगर ध्यान दीजिएगा तो इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे 80 क्वेश्चन, और आपको बनाना है कितने, 40। तो 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 को बनाना है। बाकी सब्जेक्टिव में लिखने का आता है 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का, वो लिखने मिलेंगे। लेकिन अब ये 40 नंबर हो गया। अब अगर ध्यान से देखे होंगे ना तो ये एसएसटी में आपका कितने सब्जेक्ट है, एसएसटी में आपका 4 सब्जेक्ट है। अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, फिर आपका ज्योग्राफी है ना, फिर आपका क्या हो, इसके बाद आपका जो आएगा ज्योग्राफी हो गया आपका, इसके बाद आता है पॉलिटी। ये आपका सब्जेक्ट है। इन सभी सब्जेक्टों में यानी 4 सब्जेक्ट से आपका 40 नंबर बनाना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में, और 80 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सबका कितने कितने नंबर होते जा रहे हैं, लगभग एवरेज 10-10 नंबर के आएंगे। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, फिर भूगोल से आते हैं, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा सब्जेक्ट भी है, चैप्टर भी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम आज इकोनॉमिक्स देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को भी देखेंगे, और उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी को एक एक करके हम लोग अलग अलग दिन वीडियो बना करके आपको दे देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, एक व्यक्ति है जिसका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ना हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं बाबू, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। इसका एक बुक था जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में ना मुख्य रूप से हमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। तो आर्थिक क्रिया क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया ना कि आखिर अर्थव्यवस्था में आमदनी के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कहां से हमें रुपया पैसा मिल सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो यह है आपका आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर ना अर्थव्यवस्था को बांटा गया है कितने भाग बाबू, 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया, वो 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और कौन सा, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वैसा क्षेत्र जहां कृषि से संबंधित सभी कार्य किया जाता हो, जैसे खेती, पशुपालन, मछली पालन, खनन। देखिए ध्यान से देखें ना, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र पूरी तरह से कृषि पर या भूमि पर निर्भर होते हैं, जो खनन इत्यादि। अब आगे आइएगा, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र उसे कहते हैं ना जहां पर निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य होता हो, जहां नए नए सामान बनता हो, जहां कुछ पुराने सामान खराब हो गए हो, उसका रिपेयरिंग करना हो, ये सभी कार्य। जैसे आप दुकान में मोबाइल खरीदने गए, तो मोबाइल जहां खरीदने का कोई ना कोई फैक्ट्री से बन के आया होगा, तो वो फैक्ट्री किसमें कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। अब अगर मोबाइल आपके हाथ से गिर के टूट गया, तो उस टूटे हुए मोबाइल को कहीं ना कहीं जाके बनवाइएगा, तो वो हो गया आपका विनिर्माण। तो जब उसका विनिर्माण कराते हैं तो कहीं ना कहीं रिपेयरिंग सेंटर में जाइएगा आप मोबाइल का, तो वो मोबाइल जब बना के आपको दे देगा, तो सब किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, वैसा क्षेत्र जहां निर्माण एवं विनिर्माण कार्य किया जाता हो, उसे जैसे कल कारखाने हो गया, फैक्ट्रियां हो गया, आपके गांव में देखते होंगे आटा चक्की वगैरह का मिल वगैरह होगा, तो वो सब किस में आते हैं, वहां जहां वो सबसे जहां से आमदनी होता है उसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक क्षेत्र। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वैसा क्षेत्र जहां
सेवाओं का उत्पादन होता हो। क्या बोले हो? वैसा क्षेत्र जहां सेवाओं का उत्पादन होता है, जहां से सेवा किया जाता हो। जैसे दुकानदार देखते होंगे, वकील देखते होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये सब क्या करते हैं? ये सब समाज में सेवा देने का काम करते हैं। तो ये सब किस में कहलाते हैं? तृतीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो क्या हो गया? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा गया? तो प्राथमिक क्षेत्र उसे कहा गया जो कृषि से संबंधित कार्य होता हो, जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, खनन कार्य। खनन मतलब कोयला वगैरह खोद के निकालते हैं धरती से, वो सब। अगला आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र आप जान गए, वो किसको? जहां निर्माण विनिर्माण का कार्य होता हो। और तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र, जहां सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे डॉक्टर, वकील हो गया। आप अपने घर में देखिए या हम अपने घर में देखें, सब घर में कोई ना कोई क्षेत्र में कोई ना कोई, अगर किसी के पिताजी किसान है तो वो किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। अगर किसी के पिताजी कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, तो किस में आएंगे? वो द्वितीय क्षेत्र में। या मिल चला रहे हो या रिपेयरिंग सेंटर खोल के रखा हो, मोबाइल बनाता हो, वो आएंगे द्वितीय क्षेत्र में। अगला आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में अगर किसी के घर में कोई नौकरी कर रहे हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, तो वो किस में आएंगे आपका? वो आएंगे आपका तृतीय क्षेत्र में। तो ये होता है। अब बताइए किस में होगा? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने बांटा जाएगा? कौन सा होगा आंसर इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 3। यानी कितने? ऑप्शन नंबर बी होगा 3 भागों में। बाबू अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो तृतीय क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह समाज में सेवा देने का काम करती है। तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बताइए कौन सा होगा? तृतीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किससे है? योजना आयोग से है। तो योजना आयोग क्या होती है? जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो योजना आयोग ने सरकार अगले वर्ष क्या करने वाली है उसके लिए प्लानिंग करती है। कोई भी बड़े काम करने के लिए प्लान करने जरूरी होता है। तो वही अगले वर्ष क्या करेंगे, अब उसका कार्य क्या होंगे, तो उसके लिए प्लान करती है। तो उसके लिए भारत में एक योजना आयोग की स्थापना हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 30 अगस्त 1950, 19 नवंबर 1950, ये है। अब देखिए तो योजना आयोग क्या था? तो योजना आयोग की स्थापना कब होता है? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होता है। और जो योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं ना, वो होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। अब बताइए जी 1950 यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसमें बने थे वो थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? यह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसके बाद 2014 में बन जाते हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार आने के बाद ना योजना आयोग में बदलाव करना चाहे, और बदलाव किए कब? इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या नाम रखा इसका? नीति आयोग। चेंज कब किया था इसका नाम? इसका नाम चेंज किया था 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग का नाम कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन इसका जो पहला अध्यक्ष बना था ना, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। यानी नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1950 या 1952 या 54 या 55? देखिए बाबू ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होता है? 1950 में होता है। अब देखिए ना, इसमें पंचवर्षीय, इसका काम क्या होता है? पंचवर्षीय योजना कैसे कार्य करेंगे उसके बारे में देखरेख करना किसका काम होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है। अब इसके बाद ना इसमें 2-3 हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना बहुत सारे, जो अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना आए थे, उसके बाद नीति आयोग आ गए थे मोदी जी के बाद। तो ये हम लोग 2 पंचवर्षीय योजना ना हम लोग को याद रखना है। कौन कौन सा? तो पहला पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? कौन से मॉडल पे था? तो पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? तो हेराल्ड डोबर मॉडल पे था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। याद कैसे रखिएगा? जब बोलेगा पहला पंचवर्षीय योजना, तो अब ना जब हम लोग देखते हैं ना फिल्म वगैरह देखते हैं, बोलते हैं हम हाई क्वालिटी का देखना है, एचडी में देखना है। तो पहला पसंद क्या होता है? पहला पसंद होता है एचडी में देखना है। तो पहला पसंद किसे याद रखिएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर है? तो एचडी मॉडल पर है, हेराल्ड डोबर मॉडल पर है। और दूसरा पसंद कौन सा होगा? पीसी महालनोबिस मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन नेशनल इनकम
से है, राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय क्या होता है बाबू? तो एक वर्ष के अंदर किसी देश की कुल उत्पादित एवं वस्तुओं के मूल्य जो होते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके राष्ट्रीय आय। यानी कोई भी देश एक वर्ष में कितने धन अर्जित किए वो कहलाता है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के बारे में ना पहली बार जनगणना किसने किया था और कुछ ने निकाला था, वो देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू, तो क्वेश्चन आता है ना दादा भाई नौरोजी से कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया था? ये क्वेश्चन कब इन्होंने कब किया था? वो 1868 में किया था। अब देखिए, जब इन्होंने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया था ना, उस समय तो अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे। तो जब उस समय गुलामी में भी हम लोगों को जब उन्होंने राष्ट्रीय आय निकाले थे, तो उस समय भारत की कुल आय कितना था? 340 करोड़ रुपया था। उस समय पर व्यक्ति का जो इनकम था ना, पर व्यक्ति आय, वो भी कैसे? सालाना, साल का, हर व्यक्ति एक साल में कम से कम 20 रुपया कमाता था। अब इन्हीं का ना ये दादा भाई नौरोजी का ये बहुत प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आता है ना कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है? जो प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है कि कुल राष्ट्रीय आय आप बट्टे में कर दीजिए कुल जनसंख्या, या कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? 2018 में पूछा गया था। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या कोई नहीं? देखिए बाबू, ये होता है स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट के देखते हैं? तो मुख्य रूप से उसको ही बांट के देखते हैं 3 भागों में। कौन कौन से भाग होता था? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित होता था। लेकिन अब भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखिए बाबू, जब हम लोग कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं ना, कोई भी चीज का अगर हमें उत्पादन करना हो, चाहे बिस्किट बनाना हो या मार्कर बनाना हो, अगर इस मार्कर का हमें उत्पादन करना है, अब आप देखिएगा, अगर इस मार्कर का हमें उत्पादन करना है तो इस मार्कर के उत्पादन के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? तो हमारे पास होना चाहिए पहले पूंजी होना चाहिए। अगर पूंजी मिल गया तो हमें इसके लिए फैक्ट्रियां लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए जमीन, और जमीन जब मिल गया तो हमें चाहिए लेबर, श्रमिक चाहिए, और जब श्रमिक भी मिल गया तो अब उसका क्या होता है? एक कंपनी बनाना पड़ेगा, उद्यमी बनाना पड़ेगा कि उसका मालिक कौन हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो हमें चाहिए पूंजी, और चाहिए भूमि, फिर चाहिए श्रमिक यानी लेबर, और फिर चाहिए उद्यमी यानी कोई कंपनी या मालिक, जो इसका मालिक बनेंगे। वो कौन है इसका मालिक, किस नाम से लेंगे? ये हो गया। देखिए बाबू, जब उत्पादन, ये हो गया उत्पादन के कारक। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के 4 कारक पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। कहा जाता है ना कि जब इस उत्पादन के सभी कारकों के ऊपर, उत्पादन के सभी कारकों के ऊपर जब किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी का अधिकार हो जाए ना, जब किसी निजी कंपनी का अधिकार हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जब उत्पादन के सभी कारकों के ऊपर सरकार का हक होता है तो उसे कहते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जब ये उत्पादन के सारे कारकों के ऊपर सरकार तथा निजी दोनों के हाथों में हो सकती है, उसे कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर भारत को देखिएगा ना, तो भारत में कई सारे कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनी है के हाथों में काम, कई सारे उत्पादन है जो प्राइवेट कंपनी चलाती है। जैसे आप देखते होंगे जियो मोबाइल चलाते हैं ना, जियो सिम, तो जियो कंपनी कौन चलाते हैं? प्राइवेट कंपनी है। लेकिन रेलवे देखिएगा तो रेलवे कौन चला रहा है? भारत सरकार चला रहे हैं। तो इस तरह से मिला जुला होता है। तो जब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट कंपनी वाले भी चलाए और सरकार भी चलाए, उसे कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बताइए भारत में क्या है? तो भारत में दोनों देखने को मिलता है। इसलिए भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत होती है कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अब कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है क्या? हाँ बाबू, पूंजीवादी होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेटलाइजेशन, जहां पे पूरे के पूरे सब कुछ प्राइवेट हो जाते हैं। जितने भी दुनिया में विकसित देश है ना, जैसे आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, या फिर इसके अलावा और देखिएगा जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या है बाबू? ये सब सारे जितने भी डेवलप कंट्री है सबका सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत सरकार भी देखेंगे ना, अब धीरे धीरे कहाँ चले जा रहे हैं? वो प्राइवेटलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो? तो अगला क्वेश्चन है, अब हाँ अगला क्वेश्चन आता है ना, बैंकों के जो बैंक का जो वित्तीय प्रणाली था ना, हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम जो था, किस प्रकार से बैंक काम करते हैं, उनसे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं कौन सा है। तो पहले क्वेश्चन आता है आपका कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? वो तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में, 1930 या 35 या 45? तो इसकी स्थापना होता है कब? 1935 में। देखिए आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935। इसकी स्थापना के लिए जो समिति गठन किया गया था, उस समिति का नाम था हिल्टन यंग आयोग। कहा जाएगा कि किस समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था, तो उसका नाम था हिल्टन यंग आयोग कमीशन के आधार पर हुआ था। देखिए तो जब बैंक बन गया था ना, तो बैंक को चलाने के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे। तो इसका जो पहला अध्यक्ष बना था 1935 में, वो प्रथम अध्यक्ष का नाम था ओसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष, जो पहला भारतीय अध्यक्ष बने थे, तो पहला भारतीय अध्यक्ष बने का नाम था सीडी देशमुख। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। आरबीआई का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ओसबर्न स्मिथ। और वह अध्यक्ष, जो पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो उसका नाम था कौन सा? सीडी देशमुख। अब वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। इस बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? सरकार जब अपने अंदर में कोई वस्तु को रख लेते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रीयकरण। तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। अब देखिए केंद्रीय बैंक जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई भारत में पूरे बैंकिंग प्रणाली को देखता है। जैसे आपका जितने बैंक है, आपका चाहे आपका बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या इलाहाबाद बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जितने भी बैंक आप जान रहे हैं, सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करती है भारत में? तो उसको कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। देखिएगा ना, सबका अकाउंट कहीं ना कहीं खुल जाएगा, लेकिन हम लोग का अकाउंट आरबीआई में नहीं खुल सकता है, क्योंकि वो खुलती नहीं है। वो सारे बैंकों को देखते हैं, सारे बैंकों के नियम क्या होंगे, कितने सारे काम कौन करवाते हैं? आरबीआई करवाते हैं। तो इसलिए ना हम लोग उसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। सब बैंक नीचे रहता है और उस बैंक सबसे ऊपर में कौन रहता है? आरबीआई। और आरबीआई के नीचे में सारे बैंक कार्य करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। और इसे यह कहते हैं हम लोग केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। देखिए आरबीआई के बारे में आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद एक और बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कैसे होता है। देखिए बाबू आते हैं। देखिए अब पहले ना 1806 में जब अंग्रेजों का सरकार था ना, उन्होंने 3 बैंक बनाया था। 1806 में बनाया था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बनाया था बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बनाया था क्या? बैंक ऑफ मद्रास। अब उन्होंने क्या किया कि 1921 में इन तीनों बैंकों को ना मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? वो तीनों बैंकों को आपस में मिला दिया। कौन कौन से बैंकों? बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंकों को क्या किया? आपस में मिला करके 1921 में ना इसका नाम रख दिया इंपीरियल बैंक। क्या रखा? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को ना 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण भी कर दिया और इसका नाम बदल कर रख दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक था। यह इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ये याद रखना है आपको। अब आते हैं ना कि जब इतने सारे बैंकों का निर्माण हो रहा था ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकसित करने के लिए, उन्हें भी किसानों को लोन देने के लिए, छोटे मोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी बैंकों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में करना था। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक कहते हैं इसको, इसकी स्थापना होता है 2 अक्टूबर 1975 को। ये था बैंकिंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? देखिए मुद्रा यानी रुपया, पैसा का मूल रूप से काम क्या है? तो उनका काम होता है ना कि कोई वस्तु का हम लेन देन कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विनिमय। क्या कहते हैं? विनिमय। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो इसमें कहीं विनिमय लिखा होगा, तो वो कौन सा है? वो विनिमय का माध्यम है, यानी खरीद बिक्री करने का एक साधन है। वस्तुओं के लेने देने के कार्यक्रम करते। कौन सा कार्य करते हैं वो?
ये मुद्रा करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा मुद्रण यानी पैसा रुपया ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? क्या ये महात्मा गांधी ने कहा था, या अब्राहम लिंकन ने कहा था, या मार्टिन लूथर ने कहा था, या अरस्तू ने कहा था? तो कहा था किसने? मार्टिन लूथर ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। क्या? हाँ, भारत का 2022-23 में जो राष्ट्रीय आय रहा था वो था 232 लाख करोड़। देखिए बाबू, इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, उसको देखते हैं। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? देखिए, हम लोग का राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ था? कोलकाता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया ना कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? आर्थिक मतलब जहाँ रुपयों पैसों का ज्यादा खेल होता है, आर्थिक मतलब रुपया पैसा ही होता है। तो भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं किसको? मुंबई शहर को। और मुंबई में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी है। आइए आते हैं, भारत नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 1975 या 1990 या 1991 या 1993? याद है? 1991 में। उस समय वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था बाबू? तो अक्टूबर 2005 में आया था। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI अधिनियम कब आया था? यानी आप इस सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं। लेकिन इससे जो क्वेश्चन एक और जो इंपॉर्टेंट देखे थे हम लोगों ने, जब प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्वेश्चन था कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये शुरू कहां से होता है? क्या बिहार, राजस्थान, केरल या बंगाल से? तो ये आंदोलन शुरू होता है कहां से? राजस्थान से शुरू होता है सूचना का अधिकार आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है बाबू? तो अगला क्वेश्चन कुछ तिथियां हैं जिन्हें हमें याद करना होगा कि किस वर्ष में कौन कौन से कार्य हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, जैसे 24 दिसंबर 1975 को आया था आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसे शॉर्टकट में कहते हैं कोपरा। क्या कहते हैं वो? कोपरा भी कहते हैं। तो 24 दिसंबर 1975 को आया था आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसलिए हम लोग 24 दिसंबर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहते हैं। अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था क्या? तो हम लोग जितने भी सामान खाते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, कुरकुरे हो या कलम हो, कोई भी सामान खरीदते हैं या खाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए कोई भी चीज के लिए खरीदते हैं, तो उस पर हमें भी कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए, हमें भी चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें भी अधिकार होना चाहिए कि हम अच्छे वस्तुओं की खरीद करें। अगर वस्तु खराब हो तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करें। ये सब हमारे पास अधिकार होते हैं। यही अधिकार कब आया था हमारे पास? ये सब अधिकार देने के लिए भारत में लाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जो भी कोई सामान को या कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहलाते हैं उपभोग या उपभोक्ता कहलाता है। देखो 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस। 1976 को क्या आया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन आया था। 1986 में आया था बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। 1993 में आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। और 1990 में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। और चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग हो, इनके जो अध्यक्ष बनते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वगैरह बनते हैं। जैसे अब राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उसका नाम था जयंती पटनायक, और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसका नाम है रेखा शर्मा। देखिए दोस्तों, इसके बाद एग्जामों में ना, आपके मैट्रिक एग्जाम में कुछ दिवस भी पूछ लेते हैं कि कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाबू, इतना आप याद रखना ही रखना होगा आपको, इतना याद रख लेते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ से आपका दिवस पूछेंगे। देखिए बाबू, 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को ही आपका भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। 8 मार्च को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को है जल दिवस, और इसी दिन हमारा है बिहार दिवस। 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 5 जून को मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। और 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये सारे जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से हम समझा पाए होंगे। ये इतने जितने भी हम अभी पढ़े हम लोगों ने, अगर उतना ही आप अगर याद रखते हैं तो इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो और भी अपने साथियों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो को देख करके कुछ लाभ अर्जित कर सके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए कौन से नए बुक के साथ, या हिस्ट्री होगा आपका, या ज्योग्राफी होगा आपका, या पॉलिटी होगा, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद।